नमस्कार साथियों, मैं मंजीत सिवाल। साथियों, आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो पॉलिटिकल साइंस को लेकर रहेगी, भारत का संविधान को लेकर रहेगी, भारत की राज्य व्यवस्था को लेकर रहेगी। इस राज्य व्यवस्था में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो विषय है, आज हम संविधान सभा पर चर्चा करेंगे, संविधान सभा पर बात करेंगे। साथियों, संविधान सभा का अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिला है वो हर लेने की कोशिश की है। चाहे वो हरियाणा के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछे गए हों, रेलवे में पूछे गए हो, अलग अलग राज्यों के पीसीएस में पूछे गए हो, एसएससी के कई सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हो, तो चर्चा करेंगे, लगभग सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ साथ उसकी जितनी डिटेल पॉसिबल हो पाएगी उतनी आपसे बताने की जरूर से जरूर करेंगे भाई, उतनी कोशिश जरूर करेंगे। साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो मेरे सभी मित्र जानते हैं, संविधान सभा का निर्माण जो है 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आया था। कौन भारत आया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर भारत आया था। मेरे मित्रों, कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे? 3 सदस्य थे टोटल सदस्य। इसमें से एक सदस्य का नाम था पैथिक लॉरेंस। कौन सा सदस्य था? पैथिक लॉरेंस इसके अंदर सदस्य बना के भेजा गया था। पैथिक लॉरेंस जो है ये इसमें अध्यक्ष था और ये भारत सचिव के पद पर था, तो ये अध्यक्ष था। दूसरा सदस्य जो था स्टेफर्ड क्रिप्स था। स्टेफर्ड क्रिप्स जो था, स्टेफर्ड क्रिप्स जो था ये था। ये वही स्टेफर्ड क्रिप्स है जो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भारत लेके आया था। इस प्रस्ताव में इन्होंने भारतीयों के सामने कहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो भारतीयों को इजाजत दे देंगे, आप संविधान सभा बना देंगे और अपने संविधान का काम करने लग जाएंगे। तीसरे सदस्य का नाम था एवी अलेक्जेंडर। कौन सा सदस्य था? एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य जो थे ये कैबिनेट मिशन के अंदर भारत आए थे। इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत का संविधान जो है इसका निर्माण हुआ था। तो भारतीय कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो इसके तहत बी ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर बन पाएगा, बी ऑप्शन में दे रखा कैबिनेट मिशन योजना, इसके तहत संविधान जो है हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान, साथियों ये संविधान है, टाइपिंग का एरर हो गया। ये संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो संविधान सभा के अंदर टोटल कितने सदस्य होने थे? एक बार अगर कोई उतारना चाहते तो उतार लो, मैं इसको रफ कर रहा हूं। साथियों एक बार इधर देखेंगे थोड़ा सा। कैबिनेट मिशन योजना जो है, इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के अंदर टोटल सदस्य जो होने थे वो 389 सदस्य होने थे। कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। साथियों इन 389 सदस्यों में से ब्रिटिश 292 प्लस 4 सदस्य कितने हो गए? 296 सदस्य। साथियों 296 सदस्य जो थे ये ब्रिटिश भारत से थे। कहां से थे? ब्रिटिश भारत से थे। ब्रिटिश भारत का मतलब जहां अंग्रेज सीधा शासन चलाते थे वो ब्रिटिश भारत कहलाता था, और जहां अंग्रेज सीधा शासन ना चलाकर राजा और महाराजाओं के द्वारा शासन चलवाते थे वो कहलाता था देसी भारत। तो इसमें देसी भारत जो है, इस देसी भारत से भी सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 93 सदस्य। ये देसी भारत से थे। देसी भारत का मतलब राजा महाराजाओं के द्वारा शासन चलाया जाता था। अब इसमें 292 सदस्य जो थे ये ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित हुए थे। कहां से? ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से निर्वाचित हुए? ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित हुए। मेरे साथियों ये 4 सदस्य, जो 4 सदस्य हैं ये कौन थे? ये 4 सदस्य थे, ये उस समय के चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। कौन से प्रांत थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। यहां लिख दिया चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। ये चीफ कमिश्नरी प्रांत का मतलब ऐसे समझ लें, आज भारत में 2 प्रकार की यूनिट हैं। एक तो यूनिट भारत में राज्य हैं, स्टेट हैं, और दूसरा भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो उस समय के जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? चीफ कमिश्नरी प्रांत कहा जाता था। मेरे मित्रों इनके नाम जरूर ध्यान रखना कौन कौन से थे। एक नाम यहां लिख दिया दिल्ली, वर्तमान का दिल्ली जो है ये दिल्ली। दूसरा है अजमेर मेरवाड़ा, पूरा नाम आप लिख लेना, अजमेर मेरवाड़ा, मैंने यहां लिख ही दिया, चलो अजमेर मेरवाड़ा, राजस्थान का जो अजमेर है ये है। तीसरा है कर्नाटक के अंदर पड़ता कुर्ग,
कुर्ग आज के दिन किसका हिस्सा हो चुका है? कुर्ग कर्नाटक का हिस्सा हो चुका है। और चौथा नाम साथियों यहां लिख रहा हूं मैं, चौथा नाम जो है, चौथा नाम था बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान प्रांत आज पाकिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान जो है चीफ कम्युनिस्ट प्रांत का हिस्सा था। चौथा चीफ कम्युनिस्ट प्रांत ये था। तो साथियों इनके तहत अगर पूछा जा रहा है, अब कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो टोटल सदस्य कितने थे हमारे पास? 389, 389 सदस्य थे। तो 389 ऑप्शन सी में दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का भी आंसर इसी डिटेल से आपको मिल जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? तो मेरे सभी साथी जानते कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। तो ऑप्शन किस में दे रखा? 3, ऑप्शन ए में दे रखा था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? साथियों ये पूछा गया, नहीं था, नहीं था पूछ लिया। कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा सदस्य नहीं था पूछा, कैबिनेट मिशन में कौन सा सदस्य नहीं था। अच्छा, अब बात कर लेते चलो कैबिनेट मिशन में। वैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी, कैबिनेट मिशन योजना में पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था, बाहर सचिव के पद पर थे, तो ये तो सदस्य थे। स्टैफर्ड क्रीप्स भी इसमें सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर भी सदस्य थे। लॉर्ड वेवेल सदस्य नहीं था। लॉर्ड वेवेल अगर सदस्य नहीं था तो नहीं वाला हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड वेवेल। साथियों हरियाणा पुलिस कमांडो विंग के पेपर के अंदर पूछा गया था 2021 में। 2021 में 14 नवंबर को पेपर हुआ था, 14 की 13, 14 नवंबर 2021 को हरियाणा के अंदर जो कमांडो विंग का पेपर हुआ था पुलिस में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं मेरे साथियों। संविधान सभा के सभी सदस्य कौन थे? संविधान सभा के सभी सदस्य कौन थे? मेरे मित्रों संविधान सभा में 389 मेंबर जो थे, मैंने अभी आपसे जिक्र किया, 292 प्लस 4 सदस्य कितने हो गए? 296 सदस्य। साथियों मैंने इसको 296 सीधा इसलिए नहीं लिखा, पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी। 292 सदस्य जो थे ये ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहां से थे? ब्रिटिश प्रांतों से। और 4 सदस्य जो थे कौन से? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 296। 296 सदस्य। इस कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा 6 वाला। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? तो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। तो ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां से चर्चा कर रहे हैं, कौन सा है? संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे? मेरे मित्रों जो भी सदस्य ये 296 सदस्य थे, सभी के सभी कौन सदस्य थे? ब्रिटिश भारत से थे। कौन से सदस्य थे? ब्रिटिश भारत से सदस्य थे। तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया, ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे? तो ब्रिटिश भारत से सदस्य कितने आ जाएंगे? 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आ जाएंगे। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत 4 थे, जिनकी संख्या यहाँ ये लिखी हुई है। ब्रिटिश प्रांतों से पूछा गया, ऊपर वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, 292 सदस्य हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, डिफरेंस भी आप अपने आप कर पाओगे अगर अच्छे से समझ लिया। ब्रिटिश भारत से पूछेगा तो 292 प्लस 4 यानी सारे के सारे ये 93 सदस्य अगर देशी रियासतों को छोड़ देंगे तो जितने भी सदस्य बने हुए सारे ब्रिटिश भारत से थे। लेकिन ब्रिटिश भारत में से 4 जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थी और बच गए 292 कौन से? ब्रिटिश प्रांतों से थे। उम्मीद है ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। मेरे मित्रों अगर मैं आपसे और भी चर्चा करूं, संविधान सभा जो है इसकी मांग 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल, स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। 1922 के अंदर यही मांग महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा। साथियों महात्मा गांधी की बात को अंग्रेजों ने अगस्त 1940 में स्वीकार किया था, बाकी किसी की बात को स्वीकार नहीं किया गया था। इसकी मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी की गई थी और इसकी मांग 1934-35 के अंदर 1934-35 के अंदर किसके द्वारा की गई थी? M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय जो है M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। और मित्रों 1937-38 के अंदर इसकी जवाहरलाल नेहरू ने भी मांग की थी। अंग्रेजों ने केवल महात्मा गांधी की मांग को स्वीकार किया था, ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया था, तो अब बिल्कुल आंसर पता चल जाना चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया था या भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, हमने चर्चा कर ली थी पिछले क्वेश्चन पे। चलो
उतारना चाहते हैं ना आप, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और आप तो वीडियो देख रहे हैं, लाइव भी चल रहा है, और अगर आप देख भी रहे हैं तो इसको वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद पहले अपना आंसर देखें, उसके बाद देख लो भी मैं आंसर क्या बता रहा हूं, कितनी जानकारी आपको हर जो जो बात इससे संबंधित रिकॉल कर पाते हैं तो आप भी कर लो। एक आध क्वेश्चन छूट भी रहा होगा ना, मान लो कोई बात है तो वो अपने आप से रिकॉल कर लो, थ्योरी के अंदर हो जाएगी वो सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, टोटल हमारी संविधान सभा में 389 मेंबर थे, 389 सदस्य थे। साथियों 389 ही सदस्य क्यों थे? क्वेश्चन तो ये वाला है ये। अब 389 क्यों थे? एक सदस्य और जोड़ दे तो 390 सदस्य होते, शायद बोलने में भी ठीक ठाक लगता 389। बहुत सारे मित्रों को 389 379 के अंदर डिफरेंस नहीं पता होगा, इंग्लिश में बोलते हैं 389 379। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखेंगे, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य जो होगा प्रतिनिधि के रूप में जो है वो एक सदस्य आएगा। साथियों इसका ये कतई मतलब नहीं था कि सभी की जनसंख्या काउंट करेंगे 10 लाख। साथियों ऐसा भी हो सकता था किसी प्रांत के अंदर से, किसी क्षेत्र के अंदर से 11 पॉइंट मान लो 11.5 लाख जनसंख्या है तो वहां से भी एक सदस्य निर्वाचित कर दिया था। अगर किसी प्रांत की जनसंख्या मान लो 9.5 लाख है, 9.5 लाख में से भी एक सदस्य निर्वाचित कर दिया था। अगर किसी प्रांत की वहां से 8.5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व वो भी एक सदस्य कर रहा है, 12.5 लाख की जनसंख्या से भी एक सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में लेके आगे, तो इसका मतलब ये है वो एक राउंड फिगर में ले रखा था। अगर 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य आ जाएगा। भारत की जनसंख्या 40 करोड़ नहीं थी, 40 करोड़ से कम थी, लगभग 39 करोड़ के समथिंग होने वाली थी, इसलिए प्रत्येक 10 लाख के ऊपर एक सदस्य आ रहा था। तो 389 मेंबर 39 करोड़ से कम की जनसंख्या के अंदर जो है वो 389 मेंबर होने थे। अगर पूरी 40 करोड़ जनसंख्या होती तो लगभग 400 सदस्य आ जाते, लेकिन इससे कम थी। अगर 39 करोड़ ही होती पूरी तो भी लगभग 390 सदस्य आ जाते, 390 आ जाते, लेकिन 39 करोड़ से भी कम जनसंख्या थी, इसलिए 10 लाख का प्रतिनिधित्व एक करेगा। तो कितने सदस्य आगे थे? 389 सदस्य आगे थे। तो कितना उत्तर आ जाएगा इसका? ये 10 लाख भी उत्तर आ जाएगा इसका। दिख रहा ना, आप अपने आप से देख लेना भाई, येलो कलर इस पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो ये लो भाई, इस पे 10 लाख आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप करने वाली संविधान सभा, ये टाइपिंग का एरर है, यहाँ संविधान सभा जो है ये संविधान सभा है, विधानसभा नहीं, संविधान सभा। इस विधानसभा को हटो। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली विधानसभा के सदस्यों को देखो ऑप्शन दे रखा, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। गजब का प्रश्न है, लेकिन मेरे साथी सारी बात को जानते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत चुटकियों में आसान हो जाएगा। देखो 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 चीफ मिनिस्टर प्रांतों से थे, 296 सदस्य जो थे अंग्रेजी भारत से थे, और यहाँ 93 सदस्य जो थे, ये 93 सदस्य मेरे साथियों देसी भारत से थे। और मेरे मित्रों आपको जानकर ताजुब भी हो सकता है, होगा नहीं क्योंकि इस बात को आप पहले से भी जान सकते हैं, पहले भी पता होगा आपने, देसी भारत के सदस्य जो थे ये वोट डालना नहीं जानते थे, इनको वोट डालना ही नहीं आता था, इनको पता ही नहीं था कैसे निर्वाचन करना था। तो ब्रिटिश प्रांतों से जो भारत के लोग आए थे, ब्रिटिश प्रांतों से, और ये निर्वाचित, ये सदस्य जो निर्वाचित हुए थे, कितने सदस्य? 292 प्लस 4 296। जो सदस्य निर्वाचित हुए थे वे विधानसभाओं से, अलग अलग प्रांतों की विधानसभाओं से, इसलिए विधानसभा के सदस्यों ने चुनाव में तो भाग लिया था। देसी भारत के सदस्य चुनाव का या किसी प्रकार का वोट डालने का नहीं जानते थे, इसलिए इनको चुनाव में भाग लेने का मौका नहीं मिला था। यहां से चुनाव प्रतिनिधि के रूप में केवल सदस्य आए थे। तो इसका उत्तर आ जाएगा भाई ये ब्रिटिश प्रांतों से, सी वाला ऑप्शन, प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। उम्मीद करता हूं अगला क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, गलत कथन कौन सा है? और जब भी आप कोई पेपर देने के लिए जाएं, चाहे पेपर ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन पेपर हो, ऑनलाइन मोस्टली पेपर आजकल ऑनलाइन होते हैं, पेपर की पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना
नहीं बोल रहा है कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, क्या कह रहा है वो चीज देखना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। और चारों किस ऑप्शन को एक बार जरूर से जरूर मान लो, इसके ऊपर नजर जरूर डालनी है भाई। इनमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, इनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। चलो भाई देखते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। चलो ये भी बात देख लेते हैं भाई एक बार, है गलत है ये भी, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यही इसका आंसर है, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अगला ऑप्शन भी देख ले, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी, जो कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता का कारण मताधिकार सीमित कर सकती। सरासरी गलत हो गया भाई, आंसर तो इसका हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। लेकिन साथियों वयस्क मताधिकार जो है, ये वयस्क मताधिकार की मांग संविधान सभा में रखने वाला व्यक्ति वो था जो शिक्षा के रूप में भी काम किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर सदस्य अध्यक्ष के भी रूप में, मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम बोल सकते हैं। मौलाना जो है अबुल कलाम आजाद जो है, अब्दुल नहीं है ये, अब्दुल वाला राष्ट्रपति वाला नहीं है। संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी काम किया है। संविधान सभा के सदस्य के अलावा ये जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, सबसे युवा सदस्य की बात की जाए, और लंबे समय तक भी ये मौलाना आजाद जो हैं ये रहे थे। शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतोष विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में, प्रांतोष विधानसभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतोष विधानसभा के सदस्य, फिर ऑप्शन दे रखे हैं। हो सकता था क्वेश्चन के अंदर कोई टाइपिंग का एरर हो, टाइपिंग। चलो हम ऑप्शन देखते हैं। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे, प्रांतीय संविधान सभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए निर्वाचित। अच्छा, क्वेश्चन कहना ये चाहता है भारतीय इतिहास के अंदर जो है संविधान सभा में प्रांतीय संविधान सभा के सदस्य जो हैं वो किस प्रकार से निर्वाचित होकर आए थे। कहने का मतलब ये है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। तो ये क्वेश्चन तो हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, प्रांतीय संविधान सभा द्वारा निर्वाचित हुए थे वो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो हमने थोड़ा सा ऊपर डिस्कस किया ही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। बिल्कुल सही जो है हमने इसके ऊपर चर्चा करनी है। वर्ष 1940 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। चलो देखते हैं, शायद ठीक हो सकता है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। विधान नहीं है भाई, ये संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। मेरे मित्रों, इस स्टेटमेंट को बहुत सारे साथी मान लेंगे कि ये चौथा वाला ठीक है, जबकि चौथा गलत है। यहां दे रखा अंगीकृत, जबकि अंगीकृत यानी अडोप्ट किया गया था वो तो 26 नवंबर को किया गया था, और साल भी बदल गया था। इससे पहले 49 का साल था, तो साल भी बदल रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अंगीकृत पूछता तो ये वाली स्टेटमेंट होता ना, इस ये तारीख होती 26 नवंबर 1949, तो ठीक होता। 26 जनवरी गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। साथियों ये भी गलत है, जनवरी 1947 में नहीं हुआ था, उसका तो दिसंबर 1946 के अंदर हुआ था पहला अधिवेशन, और 9 दिसंबर से शुरू हो गया था, 23 दिसंबर तक चला था। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। वर्ष 1946 में प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ये बिल्कुल सही है, 1946 के अंदर प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, बल्कि बिल्कुल सही है। साथियों महात्मा गांधी, महात्मा गांधी तेज बहादुर सप्रू, बड़ा नाम है तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ध्यान रखना इस बात को। HSSC के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, महात्मा गांधी के बारे में पूछा था, गलत कौन सा था। ये संविधान सभा के सदस्य थे, कोई आंदोलन की उसमें डेट गलत बता दी कि आंदोलन इस समय शुरू किया था। महात्मा गांधी के बारे में वो चीज गलत थी। अच्छा, एक और प्रश्न रह गया यहाँ। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन
उम्मीद करता हूं मेरे साथियों को यहां से नई बात जरूर मिलेगी भाई, बहुत सारी नई बात मिलेंगी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर मेरे सारे साथी जानते हैं, सभी के सभी उत्तर जानते हैं। केवल उत्तर से काम नहीं चलेगा, अगले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। सेम रहेगा तो ही उत्तर सेम रहेगा ना। अगर स्टेटमेंट बदल दी, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, थोड़ी सी और गहराई की बात पूछ ली, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी और हम समस्या खड़ी होने नहीं देंगे। जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी जरूर। प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की बात कर रहा है। साथियों मेरी बात सुनना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। मेरे मित्रों, भारत आजाद हुआ था ना, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था। साथियों ध्यान रखना, भारत आजाद हुआ है, भारत की संविधान सभा की बैठक हो रही है। इतना आसान नहीं था सारी चीजें जो आज के दिन हम बैठ के ऐसे ही किसी को ब्लेम लगा देते हैं, अब उसकी वजह से ये हो गया, उसने ये कर दिया, ये बात सरासरी गलत है। संविधान सभा की बैठक होने जा रही थी, बहुत बड़ा बवाल मचा था इसके अंदर। क्यों बवाल मचा था? संविधान सभा के लोग या भारत के लोग, महात्मा गांधी, कांग्रेस पार्टी, पंडित नेहरू, सभी ये कह रहे हैं अगर भारत की जो भी संविधान सभा की पहली बैठक होगी, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये हम तय करेंगे। हम, ब्रिटेन वाले नहीं करेंगे, अंग्रेज नहीं करेंगे। और अंग्रेज इस बात पे अड़े हुए हैं, हमने आपके लिए संविधान सभा बना के दे दी है, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक अध्यक्षता कौन करेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। भारतीयों ने मना कर दिया। भारतीयों ने बोला कि जब 1789 के अंदर यूएसए का संविधान बना था, उसके 2 साल बाद फ्रांस का संविधान बना 1791 में, इन देशों के संविधान के अंदर संविधान सभा बनी है और संविधान सभा ने संविधान को लिखने का काम किया था। वहां पर सबसे बुजुर्ग सदस्य ने अध्यक्षता की थी। तो हम अपनी संविधान सभा जो बना रहे हैं, उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता उस व्यक्ति से कराएंगे जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा। तो सबसे बुजुर्ग सदस्य जो है, इस सबसे बुजुर्ग सदस्य से क्या करवा लेंगे, हम अपनी अध्यक्षता करा लेंगे। अब सबसे बुजुर्ग सदस्य था कौन? नाम मेरे मित्र सभी जानते हैं, मैं इस बात के ऊपर नहीं कह रहा कि नहीं पता। लो आपकी तरफ से ये हो गया भाई, सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर हो गया। लेकिन मित्रों अभी भी रुक जाओ, थोड़ा सा और रुको, अच्छे से समझेंगे। बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए भाई। अगर आपने चीजों को थोड़ा सा अच्छा पढ़ लिया तो फिर पेपर के अंदर मार नहीं खाएंगे। हमारी नौकरी कोई दूसरा छीन ले, हम हरगिज नहीं करने देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारी नौकरी हम ही लेकर रहेंगे। साथियों यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं, मैं एक और बात बताता हूं आपसे। साथियों इससे 2 दिन पहले, संविधान सभा की जिस तारीख को बैठक होनी थी, इससे 2 दिन पहले बंगाल से एक सदस्य संविधान सभा में निर्वाचित हो गया था। जो सदस्य बंगाल से निर्वाचित हुआ था, उस सदस्य का नाम था प्रसन्नदेव रैकुट। कौन सा सदस्य था? प्रसन्नदेव रैकुट। मेरे मित्रों, प्रसन्नदेव रैकुट जो है, ये प्रसन्नदेव रैकुट संविधान सभा में बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे। और 2 दिन पहले, इस बैठक से 2 दिन पहले इनकी डेथ होगी, निधन हो गया। अब निधन हो गया तो ये सदस्य वहां पर नहीं पहुंच पाएगा संविधान सभा की 9 तारीख वाली बैठक के अंदर। जब 9 तारीख की बैठक के अंदर बात आ रही है तो हम एक चीज और देखते हैं। इस बैठक के अंदर पहले बार बोलने वाले वक्ता कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर बोलने वाले वक्ता कौन थे? तो वक्ता के रूप में उत्तर आता है हमारा जेबी कृपलानी। साथियों ये बड़ा ही नाम है, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। मेरे मित्रों, झंडा समिति आएगी तो मैं आपको जेबी कृपलानी नहीं बताऊंगा, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताऊंगा और फिर कहूंगा इसका उत्तर जेबी कृपलानी कब आना था। बहुत सारे मित्र सीधा तुक्का मार देते हैं, झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी था। सीधा आंसर नहीं है, जहां आंसर होगा कैसे होगा बात करेंगे। जेबी कृपलानी संविधान सभा की पहली बैठक में बोलने वाले पहले वक्ता थे। संविधान सभा के अंदर जेबी कृपलानी सबसे पहले जितने भी सदस्य आए थे तो इन्होंने अवगत कराया कि प्रसन्नदेव रैकुट जो निर्वाचित हुए थे, आज इनको आना था लेकिन 2 दिन पहले इनकी डेथ हो गई है, अभी हमारे बीच नहीं है। तो सभी लोग इनको क्या करेंगे? श्रद्धांजलि देंगे। सभी लोग इनको क्या करेंगे? श्रद्धांजलि देंगे। और सभी लोगों ने इनको श्रद्धांजलि दी और जेबी कृपलानी ने प्रस्ताव रखा। साथियों बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे मित्र नहीं जानते होंगे। इन्होंने प्रस्ताव रखा, आज की बैठक की अध्यक्षता कौन व्यक्ति करेगा? सीधा सीधा आपसे आएगा, अब जेबी कृपलानी ने किनके प्रस्ताव पर संविधान सभा की अध्यक्षता की थी? जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर। सच्चिदानंद सिन्हा ने जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर संविधान सभा की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अभी एक और बात बोल रहा हूं मेरे मित्रों,
बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए, बिल्कुल जाएगी साथियों दूर तक। एक और क्वेश्चन यहीं से बनता, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा मेरे साथी नहीं जानते होंगे, आधे से ज्यादा। अगर ऑफलाइन में आपने पढ़ा है तो बिल्कुल जान सकते हैं। ऑफलाइन क्लास हमारी चलती है, जो अपनी ऑफलाइन क्लास चलती है। अगर मेरे मित्रों कोई ऑफलाइन के लिए आना चाहता है तो ऑफलाइन क्लास हमारी भिवानी जिले के अंदर चलती है, और भिवानी के आसपास से जो छात्र हैं वो तो जानते भी होंगे, आ सकते हैं। सनराइज एकेडमी है महम गेट के ऊपर। कहां है? सनराइज एकेडमी है, सनराइज इंस्टीट्यूट के नाम से सनराइज एकेडमी अपनी महम गेट भिवानी पे है, श्री कृष्णा मेडिकल हॉल के ऊपर है। वहां अपनी क्लास ऑफलाइन भी चलती है और ऑनलाइन क्लास अभी आप देख ही रहे अपने फोन के अंदर। मेरे मित्रों यहां से एक चीज जरूर क्या निकलेगी, एक चीज ये निकलेगी, जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इन्होंने हाँ भर ली कि मैं आज की बैठक की अध्यक्षता कर लूंगा, लेकिन एक चीज इन्होंने ये कह दिया कि मेरी तबीयत खराब रहती है भाई, और डॉक्टरों ने मुझे ऐसा बोल रखा है 12 बजे के बाद या 3-4 घंटे काम करने के बाद, सुबह से 12-1 के बाद आपको ज्यादा समय तक बैठना नहीं है, काम नहीं करना, आपको रेस्ट करना है। तो ये बोले कि मुझे एक व्यक्ति की हेल्पर की आवश्यकता होगी। किसकी? हेल्पर की आवश्यकता होगी। हेल्पर का मतलब एक सहायक की आवश्यकता होगी, और जो सहायक होगा वो एक मनोनीत सदस्य होगा। कौन सा मनोनीत? किस प्रकार का मनोनीत? मनोनीत सदस्य नहीं, किस प्रकार का मनोनीत सहायक होगा? वो सहायक होगा मनोनीत होगा। कौन होगा? वो सहायक मनोनीत होगा। और किस प्रकार से मनोनीत होगा मेरे मित्रों? वो संविधान सभा के डिप्टी कहलाएंगे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कहलाएंगे। और कैसे उपाध्यक्ष कहलाएंगे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कहलाएंगे। कैसे? मनोनीत। यानी संविधान सभा का पहला मनोनीत उपाध्यक्ष कौन था? मेरे मित्रों संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक मनोनीत बना था और एक संविधान सभा के क्या बने थे? निर्वाचित बने थे। मेरे मित्रों मैं दोनों का नाम इसको रफ कर ही देता हूं, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ लिखने में। चलो आते हैं संविधान सभा के अंदर मेरे मित्रों मनोनीत का जिक्र किया जाए ना, मनोनीत उपाध्यक्ष कौन था? मनोनीत उपाध्यक्ष। तो मेरे मित्रों सभी आप सब इस नाम से वाकिफ होंगे, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना चाहिए था। जो सदस्य हो 7 से 8 बार लोकसभा के अंदर आंग्ल भारतीय मनोनीत हुए हैं। आंग्ल भारतीय, गजब का प्रश्न, रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। 7 से 8 बार लोकसभा के अंदर आंग्ल भारतीय मनोनीत हुए हैं। वही व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य था, और शायद इनकी उम्र संविधान सभा में उस समय 37 साल थी। इतने युवा सदस्य थे, इतने युवा सदस्य थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम साथियों जल्दी से कमेंट के अंदर उसका नाम लिखो। संविधान सभा का वो सदस्य, संविधान सभा का वो सदस्य जो पहला मनोनीत उपाध्यक्ष बना था। संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष बने थे। लोकसभा के अंदर 7 बार आंग्ल भारतीय के रूप में मनोनीत भी हो चुके हैं। उनका नाम बताओ, जल्दी से बताओ। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं, जल्दी से कमेंट करना भाई इसके लिए, जल्दी से। संविधान सभा के पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष, निर्वाचित उपाध्यक्ष। मेरे मित्रों निर्वाचित उपाध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो आपके सामने आंसर आएगा H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। साथियों जो H.C. मुखर्जी है ना, H.C. मुखर्जी निर्वाचित उपाध्यक्ष था। H.C. मुखर्जी तो हरेंद्र कुमार या हरेंद्र कोमर मुखर्जी तो ये निर्वाचित थे। संविधान सभा के जैसे निर्वाचित सदस्य थे उसी प्रकार निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। कोई भी व्यक्ति निर्वाचित हो सकता था, तो निर्वाचित H.C. मुखर्जी। उपाध्यक्ष मनोनीत वाला जल्दी से कमेंट करो मेरे साथियों, जल्दी से कमेंट करो, तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जल्दी से कमेंट करना भाई, कौन सा आंसर आएगा इसका? मनोनीत उपाध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे बात करें अब। जल्दी से आप क्वेश्चन को कमेंट कर लेना, जल्दी से कमेंट करना। ये क्वेश्चन खत्म होते ही मैं आपसे आंसर बताऊंगा इसका। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता, ये क्वेश्चन तो हो ही लिया हमारा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं मेरे मित्रों। संविधान सभा का पहला सत्र कहां हुआ था? और मेरे मित्रों अधिकांश साथी आप ये बोलेंगे पीडीएफ 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 कसुत्ता गेड़ काटते हैं बालक, पीडीएफ बिना तो उनका जी नहीं लगता। किताब से बाहर कोई चीज नहीं होती। मैक्सिमम किताब को फॉलो किया करो, जो चीज आपके सामने है उसको आप पढ़ा करो। पीडीएफ को अगर लेना भी चाहते हैं तो गुरुकुल वाणी टेलीग्राम चैनल है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस
लिंक भी दे रखा है। और आप गुरुकुल वाणी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो इसको शेयर जरूर कर देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने सारे ऑप्शन है। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था ये पूछा। अच्छा, संविधान सभा का पहला सत्र जो है ये 9 दिसंबर को हुआ था। जो संविधान सभा की पहली बैठक थी, जो संविधान सभा की पहली बैठक थी, यही पहली बैठक जो है संविधान सभा का पहला सत्र के रूप में हुई थी 1946 के साल में। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर इसने सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर अध्यक्षता की थी। जेबी कृपलानी संविधान सभा में बोलने वाले पहले वक्ता बने थे। संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये 9 दिसंबर को हुई थी और यही पूछा गया इसके अंदर कि इस पहला सत्र कब हुआ था। साथ ही सत्र पूछ रहा है तो सत्र का मतलब है ये बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर को पहली हुई थी और 13 दिसंबर 1946 तक मिला दें तो ये पहला सत्र बन गया। कौन सा सत्र बन गया? ये पहला सत्र बन गया। पहला सत्र जो है ये पहला सत्र बन गया। और मेरे मित्रों, पहले सत्र के अंदर अगर आपसे पूछे जाए कितने सदस्य आए थे संविधान सभा में, तो पहले सत्र के अंदर कितने सदस्य आए थे? तो मेरे मित्रों 211 सदस्य आए थे। लेकिन गजब का प्रश्न तो ये बनता ना, संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर, कौन सी बैठक में? 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, 9 दिसंबर की पहली बैठक के अंदर कितने सदस्य आए थे? तो 9 दिसंबर की पहली बैठक के अंदर 207 सदस्य आए थे। कितने सदस्य आए थे? 207 सदस्य आए थे। 207 सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर आए थे। पहले सत्र के अंदर 211 सदस्य आए थे। अधिकांश जगह अधिकांश मित्र पढ़ते हैं पहली बैठक में 211 सदस्य आए थे। मेरे मित्रों, पहली बैठक में नहीं आए थे। 9 दिसंबर से शुरू हुआ था, 23 दिसंबर तक सत्र चला था। सत्र चला था। सत्र के अलग अलग समय पर बैठक भी हुई होगी। बैठक 9 दिसंबर को थी, 10 दिसंबर को थी, 11 दिसंबर को थी, 13 दिसंबर को थी। इस प्रकार से बैठकें हुई थी। तो अलग अलग बैठक के अंदर सदस्यों की संख्या भी अलग अलग थी। तो मैक्सिमम 9 से 13 तक सदस्य जिस दिन आए थे, मैक्सिमम कितने बने थे? 911। लेकिन केवल 9 तारीख को आए थे 211 सदस्य आए थे। साथियों ये भी ध्यान रखना। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? साथियों ये क्वेश्चन भी आपको यहां से कवर करके दे दिया है। 207 सदस्य जो संविधान सभा की पहली बैठक में आए थे। लेकिन अगर साथियों पहले सत्र में पूछ रहा है तो कितने सदस्य आए थे? 211 आए थे। ये चीज आपको यहां लिख के बता भी दी है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक मेरे मित्रों 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई थी? पहली बैठक हुई है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? साथियों ये क्वेश्चन भी वही है, पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसी दिन उद्घाटन हुआ था। तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने पहले बैठक की अध्यक्षता की थी। अब तो क्वेश्चन दिमाग में बार बार घूम के आने लगा होगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन लगातार है। मैं पहले क्वेश्चन के अंदर लगभग मोस्टली चीजें यहां से कवर हो रही हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन सा था? साथियों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मेरे मित्रों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की अगर बात की जाती है तो उनका नाम था BN राव। कौन सा नाम था? BN राव। BN राव यानी बेनेगल नरसिंह रामाराव इनका पूरा नाम था। बेनेगल नरसिंह रामाराव इनका पूरा नाम था। मेरे मित्रों, BN राव जो थे एक ICS अधिकारी थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का सदस्य नहीं था। सोमनाथ लाहिड़ी एकमात्र साम्यवादी नेता था, ये भी ध्यान रखना। ICS अधिकारी थे। और भारत का संविधान जब बनाया जा रहा था तो BN राव जो है ना, BN राव, ये BN राव बहुत कानून के अच्छे ज्ञाता थे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के बहुत गजब के ज्ञाता रहे हैं, बहुत नॉलेज रही संविधान की, उसी प्रकार BN राव भी कानून के संविधान के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, एक ICS अधिकारी थे। और मेरे मित्रों, गजब का प्रश्न ये हो जाएगा, भारत की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसको आप लिख लेना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। हॉलैंड नीदरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से जज बनने वाला पहला व्यक्ति कौन बना था? बेनेगल नरसिंह रामाराव बने थे। आज तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर 4 व्यक्ति भारत के जज बने हैं। पहला BN राव, दूसरा नागेंद्र सिंह। कौन सा बना है? दूसरा नागेंद्र सिंह। आज मौसम बहुत बारिश का है, बारिश का मौसम बहुत है।
नागेंद्र सिंह जो है, नागेंद्र सिंह दूसरे बने हैं। तीसरे व्यक्ति बने हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक, आर एस पाठक। कौन है मित्रों? आर एस पाठक। और तीसरा व्यक्ति ये हो गया। चौथा व्यक्ति का नाम है जो आज के दिन है, ये नाम बड़ा गजब अच्छा है भाई, ध्यान रखना इस नाम को, पेपर में भी आ सकता है। चौथा नाम जो मैं यहां पर लिख देता हूं, चौथा नाम, इस क्वेश्चन का उत्तर तो BN राव हो जाएगा ऊपर वाले इस क्वेश्चन का। चौथा नाम है आज के दिन है जस्टिस दलबीर सिंह भंडारी। कौन है? दलबीर सिंह भंडारी। दलबीर सिंह भंडारी। ये दलबीर सिंह भंडारी जो है वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के जज है और इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, चीफ जस्टिस बना दिया गया है। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। मेरे मित्रों, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप भी किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज उसने किया था जिसने आज के दिन हमें बहुत सारे अधिकार दिलाने का काम किया है। तो BN राव, खासकर महिलाओं को, किसी भी ग्रुप से, किसी भी समुदाय से हैं तो BN राव जो हैं, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं, अम्बेडकर के ऊपर भी कई सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे मेरे मित्रों, बहुत सारी बातें करेंगे। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? मौलाना अबुल कलाम आजाद था, राजेंद्र प्रसाद था, जवाहरलाल नेहरू था, वल्लभ भाई पटेल था। साथियों, यहां से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे संविधान सभा की समितियां और उप समितियां ये हैं, और संविधान सभा की जो जो समिति बनी है उसका अध्यक्ष कौन बना है, वो अध्यक्ष इस तरफ लिखे हुए हैं। तो एक एक समिति के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको यहां से दिखाई दे रहा है तो देखना, संचालन समिति जो है, संचालन, ये तो नहीं दिखाई देगा भाई है। संचालन समिति जो है, संचालन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के क्या है? अध्यक्ष बने थे। आवास समिति जो थी, आवास समिति, इस आवास समिति का अध्यक्ष जिसको बनाया गया था वो पट्टाभी सीतारामैया था। भारत राज्यों से संबंधित समितियां, संघ संविधान समिति जो है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार जो भी समिति बनाई गई थी, प्रांतीय समिति, इसमें वल्लभ भाई पटेल बनाया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, इसको लेकर तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। अल्पसंख्यकों की अद्भुत समिति जो है HC मुखर्जी। मौलिक अधिकारों की उप समिति जो है JB कृपलानी, और यहाँ मौलिक अधिकार ही पूछा गया था, मौलिक अधिकारों की समिति पूछा गया था, मौलिक अधिकारों की उप समिति पूछा गया था। अच्छा, मौलिक अधिकारों की समिति, मौलिक अधिकारों की समिति देखो ये ऊपर दे रखा है, ये उप समिति है, क्योंकि समिति और उप समितियां दोनों दे रखी हैं। तो उत्तर आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 181 मीटर की जो है, 181 182 मीटर की इनकी प्रतिमा जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, वो बनाई गई है। और इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को राम सुतार जी के द्वारा इसको बनाया गया था, गुजरात के अंदर है। जल्दी से देखिए भाई, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? मेरे मित्रों, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? मेरे मित्रों, झंडा समिति का अध्यक्ष जो है वो आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप कहेंगे हमें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे नहीं जाना, हम तो जाएंगे इस पे JB कृपलानी पे। साथियों, JB कृपलानी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि JB कृपलानी जो ना, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, हम बहुत बार पढ़ते हैं। संविधान सभा ने झंडा को कब अपनाया था, भारत के ध्वज को?
22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। अच्छा, झंडा समिति जो है, झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। जब झंडा समिति बनाई गई थी तो झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बना था। बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने झंडा समिति के रूप में बहुत दिन तक अध्यक्ष के रूप में काम किया। अब झंडा समिति का संबंध तो होगा जहां भी झंडे को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा, जो भी झंडे से संबंधित बात आएगी, प्रतिनिधित्व के रूप में बात आएगी, वहीं अध्यक्ष को शामिल होना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी बातें। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस समिति से अपने आप को अलग कर दिया। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति से अलग हुए, उसके बाद जेबी कृपलानी ने मोर्चा संभाला किसका, अध्यक्ष के रूप में झंडा समिति में। तो झंडा समिति के अंदर अध्यक्ष पहले बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसके ऊपर काम भी किया, और उसके बाद उन्होंने वहां से छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, जैसा भी हट गए उससे। तो जेबी कृपलानी उसके बाद झंडा समिति के सदस्य जो हैं या अध्यक्ष के रूप में काम किया था इन्होंने। तो साथियों, दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, यहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उत्तर आएगा, और यही कमीशन के द्वारा उत्तर भी माना गया। मैंने आपसे दोनों बातें बता दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले इसके सदस्य बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हटने के बाद इन्होंने यहां से छोड़ दिया पद, और उसके बाद जेबी कृपलानी ने जो है ये पद संभाला था। ठीक है, ये वही जेबी कृपलानी है जिनके प्रस्ताव पर सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या किया है, संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। जल्दी से साथियों कमेंट भी करते रहो, आपको जो भी आप उचित लगता है कि ये आंसर हो जाना चाहिए, ऐसे होने से जरूर कमेंट करना। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? गजब का प्रश्न है भाई। प्रश्न के साथ साथ हम तो बहुत सारी चीजें और जानने आए ना, आज प्रश्न तो फिर भी पढ़ लेंगे हम। साथियों, पांडुलेखन समिति जो है, पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति मेरे मित्रों, मसौदा समिति, मसौदा समिति मेरे मित्रों, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी और प्रारूप समिति आएंगे। ये सारे क्वेश्चन आगे आएंगे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कमेटी कहीं समिति बोले, एक ही बात है। साथियों, ये चार नाम जो है ना, चार नाम, इन चारों नामों का मतलब एक ही बात है। पांडुलेखन समिति कहे, मसौदा समिति कहे, ड्राफ्टिंग कमेटी कहे, प्रारूप समिति कहे, चारों का उत्तर बी आर अम्बेडकर आ जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आ जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता की थी। मेरे मित्रों, मैं यहां से इधर लिख रहा हूं, इस समिति के अंदर साथियों एक अलग पेज ले लेते हैं, सारी चीज समझ में आएंगी, यहां बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मेरे मित्रों, आप उतार लेना यहां प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। इसी प्रारूप समिति को मसौदा समिति बोलते हैं मित्रों, मसौदा समिति। और मेरे मित्र, मसौदा समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, क्योंकि प्रारूप का मतलब ड्राफ्ट ही होता है, कमेटी का मतलब क्या होता है, समिति होता है। प्रारूप कमेटी बोले इसको, और इसी का नाम है पांडुलेखन समिति। कौन सा है? पांडुलेखन समिति। मेरे मित्रों, सारे ही क्वेश्चन आज की क्लास में आपके यहां से सोल्व होने वाले हैं, सारे ही क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। इस पांडुलेखन समिति बोले, प्रारूप समिति बोले, मसौदा समिति बोले, ड्राफ्टिंग समिति कमेटी बोले, इस सभी का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, भारत की आजादी के 2 हफ्ते बाद किया गया था, भारत की आजादी के 2 हफ्ते बाद किया गया था। साथियों, प्रारूप समिति जो थी, इसमें कुल सदस्य का जिक्र किया जाए कि इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। मेरे मित्रों, एक पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो अंबेडकर जी के अलावा इसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, इस समिति के अंदर भीमराव अंबेडकर जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? भीमराव अंबेडकर जो है इसमें क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। भीमराव अंबेडकर हो गया, भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बनाए गए थे। मेरे मित्रों, 30 अगस्त 1947 को इसकी पहली बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी? पहली बैठक हुई थी। और मेरे मित्रों, पहली बैठक के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया गया था? सदस्य बनाया गया था। गठन 29 अगस्त को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें अगले दिन जब बैठक हुई थी तो इसमें क्या बने थे? सदस्य बने थे। ऐसे ही भावनाओं में नहीं बहना है, ईमानदारी से काम करते चलना है। साथियों, इसमें 7 सदस्य जो थे उनके नाम
नाम भी देखना एक बार। एक सदस्य तो हो गया भीमराव अंबेडकर, कौन हो गया? भीमराव अंबेडकर। एक सदस्य हो गया भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। एक क्वेश्चन हो जाएगा एनजी आयंगर, सॉरी इसके सदस्य हो जाएगा। तीसरे आ जाएगा के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो है के एम मुंशी। चौथा आ जाएगा बी एल मित्रा, कौन सा आ जाएगा? बी एल मित्रा। एक सदस्य आ जाएगा, साथियों इसका तो पूरा ही नाम लिखते हैं, पेपर में आ जाता है ये नाम, और आगे क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, हाँ दिखाई दे रहा भाई, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है ये है। छठा सदस्य आ जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, कौन सा आ जाएगा? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। मेरे मित्रों सैयद मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग से थे। इसमें 7 सदस्यों में से मुस्लिम लीग का एक ही सदस्य था, बाकी सारे कांग्रेस के थे। शुरुआत से कांग्रेस का एक ही सदस्य था, इसके अंदर कौन सा सदस्य था? वो केवल और केवल के एम मुंशी था। 7वां सदस्य हो जाएगा डीपी खेतान, कौन हो जाएगा? डीपी खेतान। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे। खेतान के नाम से कुल्लर के नाम भी लिखा होता है, कई सारे फ्रिज जैसे कुल्लर के ऊपर नाम लिखा होता है, दूध बिलोने वाले रई के ऊपर नाम लिखा था, पंखों के ऊपर भी नाम लिखा, डीपी खेतान ये थे। बीएल मित्रा और डीपी खेतान के बाद मृत्यु के बाद एन माधवाचार्य आए थे, एन माधवाचार्य और टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। समय लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हर एक चीज को पढ़ते चलेंगे भाई। ये टीटी कृष्णामाचारी और एन माधवाचार्य ये तब आए थे जब बीएल मित्रा और डीपी खेतान जो है इनकी डेथ हो गई थी, उनके बाद ये प्रारूप समिति के अंदर सदस्य के रूप में। शुरुआत में ये दोनों सदस्य नहीं थे, ये तो बाद में आए थे। बीएल मित्रा के स्थान पे माधवाचार्य, डीपी खेतान के स्थान पे ये आगे थे, जो इन दोनों की डेथ के बाद ये आए थे। साथ ही इसमें से एकमात्र कांग्रेसी पूछा जा रहा हमसे, एकमात्र कांग्रेसी, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? के एम मुंशी। एकमात्र मुस्लिम लीग का पूछा जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। साथियों ये 5 और सदस्य हो गए ना, ये 5 सदस्य ये शुरुआत से कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन ठप्पा कांग्रेस का ही लगा था इनके ऊपर, कांग्रेस में शामिल हुए तो ठप्पा कांग्रेस का लगा था। तो शायद इनमें से कोई क्वेश्चन अब नहीं बचेगा। नाम ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन ये बनेंगे निम्न में से कौन सा सदस्य था और कौन सा सदस्य नहीं था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का शॉर्टकट में नाम मिलेगा, देखना आप पेपर वाला क्या गजब करता है। पढ़ लिया ना, वो चीजें कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगी, पेपर में कहीं ना कहीं घूम फिर के वो चीज जरूर दिखाई देंगी। सुविधानुसार अपना ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा दे रखा है, उन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बनेगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज समझ में आई, तो अगला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान सभा में, अच्छा ये क्वेश्चन है, संविधान सभा में पांडुलेखन समिति में निम्न कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला सदस्य था, मुस्लिम लीग का था। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इसमें सदस्य थे। ए के अय्यर, देखो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ए के अय्यर नाम लिख दिया ना, ए के अय्यर, अय्यर का मतलब ए के अय्यर का मतलब अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे ये भी सदस्य। जवाहरलाल नेहरू का कहीं नाम नहीं पढ़ा आपने, तो ये सदस्य नहीं थे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7, 9, 11, 13, कितने सदस्य थे? 7। और एक पेपर में तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, ये भी पूछ लिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है कठोर है लचीला है, क्या है? भारतीय संविधान क्या है? साथियों यहीं लिखना पड़ेगा भाई, भारत का संविधान कैसा है, तो ये बात आप सब जानते हैं। संविधान के ही 2 ही प्रकार हैं, संविधान 2 प्रकार का है, संविधान 2 प्रकार का है। कौन कौन से 2 प्रकार है संविधान के? साथियों ये चीज देखना, संविधान के 2 प्रकार हैं, एक लिखित संविधान है और एक अलिखित संविधान है। दूसरा कौन सा है? अलिखित संविधान। मेरे मित्रों ऑफलाइन क्लास में जब भी जिक्र होता है तो बच्चे ये बोल देते हैं लिखित का मतलब तो लिखा गया है, अलिखित का मतलब जो नहीं लिखा गया था। जो नहीं लिखा गया फिर उसको संविधान नाम क्यों देते, उसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं। साथ ही दोनों ही संविधान लिखे गए संविधान है। लिखित संविधान का मतलब है जिस संविधान को लिखने के लिए निश्चित संविधान सभा बनी थी। अलिखित संविधान का मतलब है जिसको लिखने के लिए निश्चित संविधान सभा नहीं बनी, लेकिन वो संविधान भी लिखा गया था। जैसे अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है, विश्व का सबसे छोटा संविधान है।
विश्व की पहली आधुनिक संविधान सभा यूएसए की फिलाडेल्फिया सम्मेलन थी, और यूएसए का संविधान जो है 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था, 1787 से 89 बना था ये, और पहली संविधान सभा यहीं बनी थी। अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। प्रकृति के अनुसार संविधान के 3 प्रकार हैं भाई, प्रकृति नेचर के अनुसार 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार हो जाएगा कठोर संविधान। कठोर का मतलब ऐसा नहीं कि लो के तख्ते पर लिख दिया, मुड़ेगा नहीं तुड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। कठोर का मतलब जिस संविधान के अंदर संशोधन करने की जो प्रक्रिया हो, जटिल प्रक्रिया हो, वो कठोर कहलाए। जैसे अमेरिका का संविधान है, स्विट्जरलैंड का संविधान है, तो अमेरिका के संविधान के अंदर देखो, अमेरिका का संविधान 1789 में बना था, लागू हुआ था, और आज तक उसमें केवल 27 या 27 ही संशोधन हुए हैं। और भारत का संविधान 1950 में बना था, और अब तक शायद उसमें 127 रखे जा चुके हैं, 105 पारित हो चुके हैं, गजब का है। दूसरा संविधान होता है लचीला संविधान। जिस संविधान के अंदर संशोधन करने की जो प्रक्रिया होगा, जो प्रोसेस होगा, वो आसान होता है, तो लचीला कहलाता है। तीसरा होता है मिश्रित। कौन सा होता है? मिश्रित। तो मिश्रित का मतलब सभी समझते हैं, जिसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं, कठोरता का भी लचीला का भी। तो ये संविधान जो है भारत का संविधान क्या है? ना ही कठोर है ना ही लचीला है, ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। तो भारत का संविधान कैसा है? यानी ना ही कठोर है ना ही लचीला है, तो भारत का संविधान मिश्रित संविधान है। ऑप्शन सी मिश्रित ही बात बोलता है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, यानी बीच का है, मिश्रित संविधान भारत का संविधान है। भारत के संविधान के अंदर ऐसे बहुत सारे संशोधन हुए हैं जो कि प्रोसेस बिल्कुल आसान हुआ था। इंदिरा गांधी ने कोई एक संशोधन किया था जो 3 दिन के अंदर पारित कर दिया था, और विशेष बहुमत और 1/2 राज्यों का अनुमोदन के बावजूद पारित कर दिया था। सारे कांग्रेस की सरकार थी, कर दिया। एक ऐसा भी हो सकता था, राज्यसभा में रखा, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, राज्यसभा में पड़ा, उसमें प्रोसेस अटपटा है। अब लोकपाल को ले लो, 1968 से लेकर 2013 में पारित कर दिया फिर इसको। तो इतनी प्रोसेस, यानी कुछ प्रक्रिया बिल्कुल आसान है और कुछ कठोर भी है, दोनों ही प्रवृत्तियां भारत के नेचर में मिलती है। तो भारत का संविधान हो जाएगा न कठोर न लचीला। विधानसभा जहां लिखा होगा वहां संविधान सभा करना भाई, ये टाइपिंग का एरर है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। साथियों, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। एक बार हमने चर्चा भी की पीछे 3-4 क्वेश्चनों पहले। ये राष्ट्रपति नहीं है साथियों, राष्ट्रपति मौलाना नहीं थे, अब्दुल कलाम आजाद, यहां अबुल कलाम आजाद है, डिफरेंस देखना भाई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब से आरंभ हुआ था? मेरे मित्रों, संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा में यहां तीसरे वाचन की चर्चा कर रहे हैं, तो हम तीसरे वाचन की चर्चा करेंगे। 14 नवंबर से शुरू हुआ था, और ये कब तक हुआ था? 26 नवंबर तक चला था ये, 25 भी लास्ट में मिल सकता आपको। तो शुरुआत पूछा गया था, प्रारंभ कब से हुआ था? 14 नवंबर 1949 से, इसकी 1949 का ही है, और 26 नवंबर तक इसमें मतलब चली रही थी प्रोसेस। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। एक विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था? मेरे मित्रों, एक क्वेश्चन देखना यहां से, ये देखते हैं। संविधान सभा की बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। मेरे मित्रों, एक चीज हम और भी चर्चा करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं भाई, कहीं दिमाग से निकल जाए। संविधान सभा की पहली बैठक की अगर बात की जाए ना, पहली बैठक तो 9 दिसंबर को हुई थी मेरे मित्रों, 9 दिसंबर। और दूसरी बैठक जो है ये 11 दिसंबर को हुई थी। साथियों, ये बड़ी बैठक है 11 दिसंबर को, वरना बैठक तो 10 तारीख को भी हुई थी, वो दूसरी बैठक थी। 11 को तो तीसरी बैठक थी। पेपर वाला हमसे जो पूछता वो बड़ी बैठक की वजह, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया हो, वरना 10 तारीख को बैठक तो दूसरी बैठक थी, तो 11 को तीसरी बैठक थी। फिर भी ध्यान रखना, 9 दिसंबर की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहां लिखना एक बार, 9 दिसंबर की जो बैठक थी ना, 9 दिसंबर वाली बैठक, यहां 9 बना दो एक बार इसको। 9 दिसंबर की जो बैठक थी, इसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष था। कौन सा था? डॉक्टर सच्चिदानंद। ये चर्चा हमने पीछे थोड़ी सी की थी। सच्चिदानंद सिन्हा बुजुर्ग सदस्य थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन से थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी का मतलब मेरे मित्रों अंतरिम भी होता है, अस्थायी होता है, अंतरिम थे। साथियों, ये जो है 11 दिसंबर की बैठक, 11 दिसंबर 1946 की बैठक में क्या हुआ था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चलो ये क्वेश्चन मैं यही बता ही दूंगा, आपने कमेंट वगैरह पता नहीं किया कि नहीं किया, आता होगा तो किया होगा, नहीं किया तो भाई फिर आता ही नहीं होगा। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। क्या बन गए थे? स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने जब प्रस्ताव, सहमति तो जता दी थी जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर मैं अध्यक्षता कर दूंगा, इन्होंने एक नाम सुझाया था एक व्यक्ति का, जिनका नाम था फ्रैंक जे एंथोनी। कौन से? फ्रैंक जे एंथोनी। फ्रैंक जे एंथोनी। अब फ्रैंक जे एंथोनी उपाध्यक्ष बनेंगे, मैं इसको उपाध्यक्ष का नाम दिया था, अब मुझे सहायता करने के लिए आया था। तो फ्रैंक जे एंथोनी जो थे मनोनीत उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष। और एच.सी. मुखर्जी जो थे, ये जब डॉक्टर इसने राजेंद्र प्रसाद ने अपना कार्यभार ले लिया था अध्यक्ष के रूप में, स्थायी हो गए थे, तो उसके बाद इनका निर्वाचन किया गया था। तो ये निर्वाचित थे, मनोनीत फ्रैंक जे एंथोनी, निर्वाचित एच.सी. मुखर्जी, हरिंदर कोमर या कुमार मुखर्जी। तो ये चीज यहां से जान ली है। अब देखिए संविधान सभा की तीसरी बैठक की चर्चा करता हूं मित्र मैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर को हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। मेरे मित्रों दिमाग के अंदर जितनी चीजें आ रही है ना, वो बहुत सारी चीजें तो यहाँ हो नहीं पा रही, थ्योरी के अंदर सारा कंप्लीट करेंगे, फिर भी कोशिश ये है कि बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, कुछ एक चीजें नई भी मिल जाए, सारा रिवीजन हो जाएगा। टाइम लगने दो, एक बार समय लगेगा, दोबारी थोड़ी नहीं इतना टाइम लगेगा, क्योंकि दोबारी हम बहुत सारी चीजों को जान ही चुके होंगे, दोबारा इतना समय नहीं लेंगे। 13 दिसंबर की बैठक जो थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं इसको, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये रखा गया था किस बैठक में? 13 दिसंबर की बैठक में। लेकिन मित्रों पारित हुआ था अगले साल की 22 जनवरी को, अगले साल की 22 जनवरी यानी 1947 को ये पारित हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था। और ये जो 22 जनवरी को पारित हुआ था, यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अब भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा। साथियों संविधान सभा जो है ना, यहां संविधान ही लिखना, क्योंकि टाइपिंग का एरर है, ये टाइपिंग का एरर कैसे हो गया पता नहीं, इतनी एरर। हाँ, जहां जहां संविधान है वहीं वहीं विधानसभा लिख दिया। यहाँ संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1946, 46 तो गलत है, ये रहा 22 जनवरी 1947। तो संविधान सभा देने के लिए एक प्रस्ताव विधान पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव उसी की बात हो रही है। ये क्वेश्चन में समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। सीधा उद्देश्य प्रस्ताव नहीं दे रखा, चक्कर काटते रहो भाई, क्या आएगा उत्तर, क्या आएगा उत्तर, यही चीजें हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्रों, क्या है? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। बिल्कुल बता देंगे भाई, अंतिम तिथि की, अंतिम तिथि की बैठक तो इसी बता दें कि यहाँ ऑप्शन में ना ऑप्शन के अंदर देखिए मेरे मित्रों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की टोटल 167 बैठक हुई थी मेरे मित्रों। कितनी बैठक हुई थी? अंतिम बैठक। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। मेरे मित्र कह देंगे 24 जनवरी तो ऑप्शन में नहीं है। हाँ नहीं है तो कोई भी बात करेंगे ना, ये तो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अंतिम अधिवेशन, अंतिम बैठक, जो ये अंतिम बैठक थी यही अंतिम अधिवेशन था। क्या था? अंतिम अधिवेशन, यही अंतिम क्या था? अधिवेशन। तो संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन को अंतिम बैठक भी माना गया, क्योंकि एक ही दिन बैठक हुई थी, उसी दिन का वो अधिवेशन था, एक ही दिन चला था अधिवेशन, एक दिन। तो यहां जो है इससे पहले बैठक जो हमारी थी वो बैठक 26 नवंबर को खत्म हुई थी। 26 नवंबर 1949 को खत्म हुई थी। और इस 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया था। अडॉप्ट कर लिया गया था, अंगीकृत किया गया था, पार्शली लागू कर दिया गया था इसको। ठीक है, तो इसीलिए अंतिम बैठक का जिक्र आ रहा है। तो यहां मान लेंगे 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक हुई थी। भारत का संविधान आंशिक रूप से, अब इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, उतारना चाहे तो जल्दी से उतार सकते हैं आप, अगर देखना चाहें तो जल्दी से उतार लो भाई, वरना मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर जल्दी से देख लो। ये कर दिया। संविधान सभा के अंदर 11 अधिवेशन, ये पूर्णतः सही नहीं है, बट
भाई ये 11 अधिवेशन वाला साथियों, 11 अधिवेशन बिल्कुल सही नहीं है। 11वां अधिवेशन जो है ये तो 26 नवंबर को खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद एक अधिवेशन और हुआ था, कौन सा? 24 जनवरी वाला, 24 जनवरी 1950 वाला, 24 जनवरी 1950 वाला एक और हुआ था। ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये अंतिम था। तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? अधिवेशन हुए थे 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन थे। कई किताब में 11 दे रखा था, आपने बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी। 11 को काट के 12 कर लो, 12 को दिमाग में सेट कर लो, 11 को भुला दो, कहने दो जो कि कुछ बोल रहे हैं। 11 अधिवेशन नहीं हुए थे। एक क्वेश्चन आएगा सामने, वहां 11 12 जो भी है, 12 शायद 11 ऑप्शन में भी ना था। अब यहां क्या क्वेश्चन था? भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, वो तारीख थी मेरे मित्रों 26 नवंबर 1949। कौन सा? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब आगे बात करते हैं मेरे मित्रों, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान, यहां भी विधान लिखा, संविधान होगा भाई, संविधान सभा को कितना समय लगा था? साथियों संविधान सभा को कितना समय लगा था ये पूछ रहा है। तो हमारी संविधान सभा ने मेरे मित्रों काम करना शुरू कर दिया था, और 2 वर्ष 11 महीने के अंदर 18 दिन में इसने संविधान सभा ने भारत के संविधान को बना दिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों, संविधान सभा कुल कितने दिन अस्तित्व में रही थी? कुल कितने दिन अस्तित्व में रही थी मेरे मित्रों? कुल कितने दिन अस्तित्व में रही थी? तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ऑप्शन में 16 मिल जाए, 17 मिले तो काम चल जाएगा। 16 दिन, इतने दिन ये कर रही थी, चर्चा में रही थी। 3 वर्ष 1 महीने 16 दिन संविधान सभा अस्तित्व में रही थी। मेरे मित्रों एक गजब का प्रश्न आपके सामने और लेके आता हूं यहां से, उम्मीद है कई को नया मिलेगा। सबको तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, सबको ये नहीं पता भाई, कोई पहले दिन से पढ़ रहा, कोई 6 महीने से पढ़ रहा, कोई 1 साल से पढ़ रहा है, कोई मास्टर डिग्री कर रखा होगा, किसी ने कोचिंग 2 बार ले रखी है। मोस्टली का जिक्र है कि बहुत सारे अनजान होंगे इन बातों से। संविधान सभा जो है ना, इस संविधान सभा के मेरे साथियों 2 काम थे। संविधान सभा के 2 काम थे। संविधान सभा एक जिस काम के लिए बनाई गई थी, तो एक काम तो सब जानते हैं, संविधान का निर्माण करने के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी? संविधान का निर्माण करने के लिए बनाई गई थी। मेरे मित्रों जब संविधान का निर्माण करने की बारी आती थी, तो ये संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करता था। लेकिन मेरे मित्रों संविधान सभा ही हमारी संसद का काम भी करती थी। नवंबर 1947 से लेकर और जब तक हमारी संसद नहीं बनी थी 1952 में, तब तक इसी ने काम करना शुरू किया था। इसी ने तो संसद के रूप में जब ये काम करती थी, तो इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन व्यक्ति करता था? तो इसका करता था जीवी मावलंकर। कौन करता था? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का मतलब है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये संसद के रूप में जब इसकी बैठकें होती थी, तो जीवी मावलंकर अध्यक्षता करता था। और यही संसद जब हमारा संविधान का निर्माण का कार्य करती थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करता था। उम्मीद है ये बातें भी आप बिल्कुल जान गए होंगे। जान गए हो तो भाई दूर तक जानी चाहिए बात को। दूर तक जाने का मतलब साथियों ये होता है, अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो भाई, वरना इसको जो आपकी मर्जी यार, जैसे आपकी मर्जी। संविधान की, भारत का संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अच्छा ये तो हो ही चुका हमारा। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 3। चलो नहीं है तो और क्वेश्चन और हमारे पास थोड़े थोड़ी ना भाई। कभी संविधान को लिखने का काम किसने किया था? भारत के संविधान को किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारत के संविधान को लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है, इन्होंने इसको लिखने का काम किया था। मेरे मित्रों एक चीज और भी लिखना, संविधान के ऊपर डिजाइन करने का तैयार किसने किया था? संविधान के ऊपर डिजाइन जो है, ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? उसी व्यक्ति ने किया था जिसने भारतरत्न का भी लोगो डिजाइन तैयार किया था, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो है, इसके द्वारा ही इसको क्या कर दिया गया था? तैयार कर दिया गया था। पढ़ आराम से इसलिए रहे हैं कि बहुत सारे नए साथी जुड़े हैं। जो साथी वीडियो को डाउन मतलब
कंप्लीट होने के बाद देख रहा है तो इसका मतलब स्पीड डबल कर सकता है भाई, उसका समय ऐसे ही बचेगा, वरना स्किप करने से तो बचेगा नहीं समय। तो यहां से एक क्वेश्चन और भी यहां से निकल के आ जाएगा। क्या क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, अगर देखते दिमाग से उतर गया भाई। भारतीय संविधान को बनाने हेतु विधानसभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? अच्छा, अब ये कह रहा था पिछले क्वेश्चन के अंदर एक चीज और भी अभी ध्यान आ गई, संविधान की 3 प्रतियां बनाई गई थी। एक हिंदी के अंदर थी, दूसरी इंग्लिश के अंदर थी, तीसरी इंग्लिश के अंदर थी। इंग्लिश की 2 थी, इसका मतलब एक तो हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट किया गया था, और दूसरी जो ट्रांसलेट थी ना वो हिंदी इंग्लिश जो भी थी, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी कैसे भी कह सकते हैं, जो थी इसके ऊपर डिजाइन तैयार किया गया था ऐसे पेज के ऊपर। तो इसके बॉर्डर के ऊपर जो डिजाइन तैयार किया गया था ये नंदलाल बोस के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था, जिसने हमारे भारत रत्न का लोगो भी तैयार किया था। भारत रत्न का लोगो इसी प्रकार से होता था, पीपल का जो पेड़ है, इसी पीपल के पेड़ का पत्ता जो है इसी का डिजाइन भारत रत्न में मिलता है। तो पीपल के पत्ते का, और एक लॉकेट है, सॉरी यहाँ कुंडा बना रखी इसके, और सफेद पट्टी, मोटी सफेद पट्टी जो है इसके अंदर डाल के भारत रत्न का जो है ये गले के अंदर इस प्रकार से मोटी पत्ती होती है सफेद रंग की, उसमें डाल के इसको रिबन होता है, पत्ती क्या रिबन होता है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान, देखो ये फिर संविधान 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 सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। पेपर का पूछा गया प्रश्न है, 11 ऑप्शन में टोया भी कौन पा रहा, नजदीक भी नहीं है। अब मान के चलेंगे 11 नहीं तो 12 उत्तर है, उत्तर 12 ही है, 11 तो है ही नहीं। अगर 11 होते तो हम 11 को फिर भी नहीं मानते, हम मानते 12 को, क्योंकि हमें पता है अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी, 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई थी, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक को अंतिम अधिवेशन माना गया। तो बैठक में काउंट करें तो अधिवेशन में इसको काउंट करते, एक दिन का अधिवेशन था, एक दिन की बैठक थी। भारतीय संविधान को सुविधाएं संविधान द्वारा अंगीकृत कब किया गया? अच्छा, कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान आंशिक रूप से अपना लिया गया था, तो इसीलिए ये क्या करा, सुविधाओं द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो साथियों ये संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा। ऑप्शन में भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल, संविधान सभा। भारत को संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? साथियों ये देखना, तैयार हमारा संविधान इस तारीख को हो गया था, तैयार हमारा संविधान इस तारीख को हो गया था, लेकिन यहां आंशिक रूप से लागू हुआ। संविधान कब हुआ है? आंशिक रूप से लागू हुआ। संविधान हमारा तैयार था, आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी, अब 26 जनवरी जो है इसको हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो संविधान पार्शली पूछा जाए आंशिक रूप से कब हुआ था? 26 नवंबर को। पूर्ण रूप से पूछा जाए 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब मेरे मित्रों एक चीज और भी आएगी, 26 जनवरी को ही भारत का संविधान 2 अलग अलग डेट में क्यों लागू हो रहा था? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय आ ही गया, आखिर ये क्वेश्चन भाई आ गया, तो इसको भी देखते हैं भाई। निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था, बिल्कुल होगा भाई शुभ दिन। आगे पढ़ते हैं फिर। इस तिथि को 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 1942 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को नहीं हुआ था, ये गलत हो जाएगी, बहकाने वाली बात होती है भाई। ये शुभ दिन था, शुभ दिन हर शुभ दिन है। हम जिस दिन पेपर देने के लिए आ जाएंगे गजब का शुभ दिन होगा, जन्मदिन तभी तगड़ा होगा, कहीं पे सुधार देगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्र दिवस के रूप में, हाँ कुछ कुछ पढ़ा रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो साथियों इसका आंसर क्या आ जाएगा? कांग्रेस। मैं बात करता हूं साथियों, दिसंबर 1929 के अंदर, दिसंबर 1929 के अंदर कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कहां पर? कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष की लीड कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये कहा गया, आने वाला जो साल होगा 1929 में कह रहे हैं, तो आने वाला साल तो 1930 का होगा। साल का जो पहला महीना होगा, मेरे सभी साथी जानते पहला महीना कौन सा होगा? जनवरी होगा। चौथा रविवार जब भी आएगा, आ गया चौथा रविवार 26 तारीख ने, इस तारीख को हम क्या बनाएंगे? पूर्ण स्वराज बनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वराज का दिन बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक अपना क्या बनाती गई? स्वराज दिवस मनाती गई। तो 26 जनवरी 1947 तक प्रत्येक साल ये क्या मनाती गई? अपना स्वतंत्र दिवस मनाती गई, पूर्ण स्वराज दिवस मनाती गई। लेकिन साथियों समस्या यहां आ गई, अब भारत के अंदर हुआ क्या,
26 जनवरी के बाद जनवरी से आगे बढ़ता बढ़ता महीना आ गया अगस्त का, और अगस्त महीने की तारीख आ गई 15, 14 और 15 तारीख के बीच की रात का जिक्र है ये। तो 15 तारीख को भारत संविधान लागू हो गया, सॉरी स्वतंत्र हो गया, और 1947 के साल में अब ठप्पा लग गया। अब भारत का संविधान जो है किस तारीख, सॉरी भारत कब स्वतंत्र हुआ है, 15 अगस्त 1947 को हुआ है, और अब तक हम कब मान रहे थे इसको, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, इस दिन हम स्वाधीन दिवस मनाते आ रहे हैं, इस दिन हम पूर्ण स्वराज का दिवस मनाते आ रहे हैं। अब ये बिल्कुल ठप्पा लग गया, यानी लो का लकीर बन गया। अब ये अब 15 अगस्त को ही क्या मनाया जाएगा, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अब अगले साल की 15 अगस्त आनी थी, 15 अगस्त ना, 15 अगस्त तो ही ली, देखो 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिल गई, भारत स्वतंत्र हो गया भाई भारत स्वतंत्र। अब जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, अगले साल 26 जनवरी और साल आ गया 1948 का, 48 का साल आ गया। अब 1930 से लेकर 1947 तक जश्न मनाता रहे थे, इस दिन स्वराज दिवस मना रहे हैं। अब 1948 में 26 जनवरी को सारे कांग्रेसी मुंह लटकाए पड़े, सारा का बुस्सा मुंह हो रहा, तो फिर कहा गया कि 26 जनवरी की अहमियत तो खत्म होती जा रही है भाई, और इसी की अहमियत, मतलब इसकी अहमियत क्या रहेगी हमारे लिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर दिया, 1930 में जो गणतंत्र दिवस मनाया था 26 जनवरी को, उसी दिन हमारा संविधान लागू कर दिया जाएगा। तो संविधान 2 बार में लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को भी संविधान लागू हुआ आंशिक रूप से, और 26 जनवरी 1950 को भी पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इसीलिए हमारी 2 तारीख आती हैं, 26 नवंबर और 26 जनवरी आती है। अगला क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने काम करना शुरू कर दिया था? अंतिम संसद के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली ने, संविधान सभा ने, अंतरिम सरकार ने, चेंबर ऑफ प्रिंसेस ने? साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा संविधान सभा। इसी संविधान सभा ने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना दिया था। इसी संविधान सभा ने डॉक्टर नेहरू की अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर सितंबर 1947 में अंतरिम सरकार बना दी थी। ठीक है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है, मतलब कथन किसका है? अच्छा, ये कथन पूछ रहा है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? बी आर अम्बेडकर के द्वारा, MP पाइली अलेक्जेंडर और केसी व्हीलर? तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी आ जाएगा। केसी व्हीलर ने कहा था भारत का संविधान ना ही अधिक कठोर है ना ही लचीले, इसके बीच में क्या है, संतुलन बनाए बैठा है, मिश्रित संविधान भारत का। क्वेश्चन 41 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं का मतलब क्या है, सही नहीं है, वो वाला उत्तर होगा हमारा। KM मुंशी संविधान सभा की प्रारूप समिति बनाने वाली समिति के सदस्य थे। बिल्कुल थे, इसमें 7 सदस्य थे, तो एक सदस्य ये भी था KM मुंशी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। बिल्कुल सही बात है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकारा था। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1947 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। बिल्कुल की गई, इसी ने 3 टायर सिस्टम जो है भारत के अंदर लागू करने की कही थी। बलवंत राय मेहता जो है गुजरात के मुख्यमंत्री, हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को संग्रह भारत का राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति का मतलब अब ये देख लो, 3 ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है, वही हमारा आंसर है। साथियों ये बात बिल्कुल गलत है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है, बिल्कुल गलत है। मूल अधिकारों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है, यहां से शेड्यूल कास्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट है। कौन है? हाई कोर्ट है। इन्हीं को पावर दे रखी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत। तो राष्ट्रपति नहीं है, संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति नहीं, इसलिए चौथा गलत हो जाएगा। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? साथियों किसने कहा था? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था? नाम यहां यही आ रहा, पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है, इस ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है ये बात की थी। इन्होंने किताब भी लिखी थी और
2011 के अंदर भारत सरकार ने इनको अप्रिशिएट किया था, 2014 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। इनकी किताब थी भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला। किताब का लेखक कौन है? ग्रेनविल ऑस्टिन। इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 2011 में। भारत सरकार के अंदर विदेशी थे, इतिहासकार संबंधित है, इतिहासकार रही हैं, संविधान पर अच्छी टिप्पणी की, अच्छी किताब लिखी थी, अप्रिशिएट किया, 2011 में पद्मश्री पुरस्कार दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? साथियों, अंतरिम सरकार का गठन जो है 1949 के अंदर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। पंडित नेहरू देश के राष्ट्रपति बने, सॉरी प्रधानमंत्री बने थे। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? साथियों, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहां से, देखना ये क्वेश्चन तो आ ही लिया पेपर के अंदर, फिर कभी चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। यहां देखना, इसका उत्तर आ जाएगा मुंबई प्रेसिडेंसी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहली बार चुनाव लड़ा था, पहली बार चुनाव लड़ा, कहां से लड़ा? बॉम्बे से चुनाव लड़ा, बॉम्बे से चुनाव लड़ा, खुद के एसोसिएशन से चुनाव लड़ा, हार गए चुनाव में। जब चुनाव में हार गए तो असेंबली के अंदर तो नहीं पहुंच पाएंगे, विधान सभा में नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बार इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव में सहायक बने इनके मुस्लिम लीग, किसमें? मुस्लिम लीग की तरफ से इन्होंने, मुस्लिम लीग, इस मुस्लिम लीग की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ा तो चुनाव के अंदर ये, और कहां से लड़ा था दूसरी बार चुनाव मुस्लिम लीग की तरफ से? इन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा। बंगाल में जिस सीट से चुनाव लड़ा था उस सीट का नाम था जयसुर कुलना, कुलना या जयसुर खुलना। ये मोदी ने बंधन एक्सप्रेस चलाई थी किन दो देशों के बीच? भारत बांग्लादेश के बीच। मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के बीच? भारत बांग्लादेश के बीच। तो यहां देखना, कलकत्ता से खुलना तक ट्रेन चलती है, हमारे यहाँ ट्रेन चलती है। तो जैसे भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारत के दो टुकड़े बने, एक पूर्वी पाकिस्तान रह गया और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कहलाता है। जो बांग्लादेश बना था, जयसुर खुलना वाली सीट पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में आ गई, यानी जो बांग्लादेश आज का उसके हिस्से में आ गई, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहां सदस्य नहीं है, जब सदस्य नहीं है तो फिर उनकी अध्यक्ष सदस्यता भी समाप्त कर दी जाएगी। तब यहां पर एक चीज आई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पत्र लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पत्र लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और पत्र किसको लिखा? बॉम्बे के अंदर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे बीजी खैर, इस बीजी खैर को पत्र लिखा, बीजी खैर को, इस बीजी खैर को पत्र लिखा और पत्र में कहा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है एम आर जयकर, कांग्रेस से थे ये, एम आर जयकर अपना स्थान खाली करेंगे। और इन्होंने स्थान खाली किया, कौन सी सीट? पुणे। पुणे कहाँ? महाराष्ट्र में, बॉम्बे के अंदर पड़ती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आती थी। और इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो सीट खाली हुई, और खाली सीट पर किसको चुनाव लड़वाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुणे से क्या बने थे? संविधान सभा के अंदर दोबारी सदस्य आए थे। पहली बार कहां से आए थे? मुस्लिम लीग की सहायता से, बंगाल से। सीट पाकिस्तान में जाने या पूर्वी पाकिस्तान में जाने से सदस्यता खत्म होगी, और अगली बार इन्होंने एम आर जयकर का जो स्थान खाली किया था वहां से, तो मुंबई प्रेसिडेंसी जो है ये उत्तर आ जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा के अंदर कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी संविधान सभा के अंदर, टोटल 15 महिलाएं थी। चर्चा करेंगे, एक बार नाम भी बताएंगे हमसे 15। इसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एकमात्र मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम, चलो इस क्वेश्चन पे यहां देखते हैं। एकमात्र मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम, बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल जो है एकमात्र मुस्लिम महिला थी इसमें 15 में से। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री किसको बनाया गया था? तो कानून मंत्री किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो भारत का पहला कानून मंत्री कौन बना था? पहला कानून मंत्री जो बना था वो कौन बना था? भीमराव अंबेडकर बने थे, बी आर अम्बेडकर बने थे, बी आर अम्बेडकर। लेकिन हिंदू कोड बिल आने के कारण, हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल लेके आए थे, और हिंदू कोड बिल को जो है उस समय कांग्रेस पार्टी या पंडित नेहरू के द्वारा थोड़ा सा मना कर दिया गया था, इसको पारित नहीं करेंगे, अगर पारित करेंगे तो भारत के अंदर बवाल मच सकता है, ऐसे ऐसे ये चीजें हो सकती है, मुस्लिम हिंदुओं के अंदर फिर से वो गैप आ सकता है कि वो फिर से वो एक दूसरे को
मतलब हिंसा की भावना से देखने लग जाएंगे। तो हिंदू कोड बिल पारित ना करने के कारण इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था। और फिर कांग्रेस ने भी हिंदू कोड बिल को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के पारित किया था। यानी ये कह रहे थे अम्बेडकर कि इसको पारित कर लीजिए भाई, अच्छा बिल है, इससे महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा, हिंदू जो हैं सभी को ये चीज देखना चाहिए। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि नहीं पारित कर रहे हो तो फिर मेरा क्या काम है, मैं क्या का कानून मंत्री रह गया बस, जब काम में नहीं बनता तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और बाद में इस्तीफा देने के बाद 1950 में इस्तीफा देने के बाद फिर ये धीरे धीरे करके नेहरू की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर उसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। तब इन्होंने कही थी अकमेमनों के पर कुतर लिए गए हैं यह बात कही थी। निम्नलिखित में से किसका, इन लोगों का स्वतंत्र भारत के अंदर प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। यानी कहने का मतलब ये है 1946 के अंदर जिसके पास जो मंत्रालय था, विभाग था, पोर्टफोलियो विभाग था, और 1947 के अंदर वही पोर्टफोलियो यानी वही विभाग, यानी कौन सा इनमें से ऐसा है जिसका 1946 में विभाग वही था और 1947 में अंतरिम सरकार में विभाग वही है। ये कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो जगजीवन राम श्रम मंत्रालय था, श्रम मंत्री थे, बाद में भी पहले भी राजेंद्र प्रसाद के पास भी वही था, सरदार बलदेव रक्षा मंत्री इनके पास भी वही था, CH बाबा जो थे इनके पास नहीं था। अब देख लो यहाँ पर बाबू जगजीवन राम जो है, बाबू जगजीवन राम, तो बाबू जगजीवन राम जो है इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था कब, प्रथम मंत्रिमंडल के अंदर। और जब अंतरिम सरकार बनी थी तो अंतरिम सरकार के अंदर भी श्रम मंत्री कौन थे, यही थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्यान्न कृषि मंत्री थे, खाद्यान्न कृषि मंत्रालय इनके पास था, तो खाद्यान्न कृषि मंत्रालय अंतरिम सरकार में भी इनके पास था। CH बाबा जो है, CH बाबा वाणिज्य कॉमर्शियल डिपार्टमेंट था इनके पास, और बाद में इनको खनन कार्य शक्ति मंत्रालय दे दिया गया। सरदार बलदेव सिंह जिनको रक्षा मंत्रालय दिया गया था और अंतरिम सरकार में भी रक्षा मंत्रालय था। तो किसका बदला है, किसका बदला है, CH बाबा का बदला है। तो CH बाबा जो है ये बदल गए थे भाई, इनके पास पहले मंत्रालय वाणिज्य था, अंतरिम सरकार के अंदर इनको मंत्रालय खनन का शक्ति का मंत्रालय दे दिया गया था। अच्छा जी, थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। अगर वीडियो ठीक लगी है, पसंद आई है, तो आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, वीडियो को लाइक करना। और कहीं भी त्रुटि रह जाती है या तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता या किसी भी वजह से आपको समस्या लगती है कि क्वेश्चन के अंदर डाउट है, तो बेझिझक कमेंट कर दीजिए, आपको उस चीज का समाधान अगली वीडियो के अंदर या कॉमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद। सभी साथियों को शेयर करिए।